याद है जब मैंने मैशले के यूनिवर्स को एक्सप्लेन करा था और आप सब ने कमेंट्स में ब्लैक क्लोवर स्पैम कर दिया था। आपका नहीं पता पर मुझे वो बात याद है और भैया उसके बाद मैंने देखा ब्लैक क्लोवर और कसम से मजा आ गया, मजा आया। तो आज की वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर पे ही बात करेंगे। बेसिकली ये वीडियो एक स्टार्टर पैक है ब्लैक क्लोवर का, जहां हम ब्लैक क्लोवर को हाइप करेंगे और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आती है तो ब्लैक क्लोवर पे आगे और भी वीडियोस आती रहेगी। सो राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता दूं कि ब्लैक क्लोवर का यूनिवर्स भी एक मैजिकल यूनिवर्स है जहां मैजिक ही सब कुछ है। यहाँ लोगों को उनके मैजिक के बेसिस पे जज किया जाता है, यानी कि अगर आपका मैजिक स्ट्रॉन्ग है तो आप बन जाओगे हीरो वरना जीरो। अब इनका जो क्लोवर किंगडम है वो बेसिकली 3 रेल्म्स में डिवाइडेड है। पहला है रॉयल रेल्म, दूसरा है कॉमन रेल्म और तीसरा है फोरसेकन रेल्म। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि रॉयल रेल्म में रॉयल फैमिलीज, नोबल फैमिलीज रह रही होंगी जिनके पास स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर होगा। वहीं अगर कॉमन रेल्म की बात करें तो वहां हम जैसे कॉमनर्स रहते हैं जिनके पास मैजिक वगैरह तो है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, जैसे मिडिल क्लास है ना हमारी सोसाइटी में, काइंड ऑफ वैसा ही। लेकिन फोरसेकन रेल्म में गरीब और समाज के द्वारा दुत्कारे गए लोग रहते हैं। जी हाँ, इनका जो मैजिक होता है वो बहुत ही बेसिक होता है, मतलब अपना आजीविका चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए काफी होता है। यहाँ के लोग बेयरली मैजिक का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अपने सर्वाइवल के लिए। और इसी फोरसेकन रेल्म में एक विलेज है जिसका नाम है हागे, HAGE, हागे। पता है हेज विलेज है प्रोनाउंसिएशन, हागे बोल रहा हूं जोक के लिए, गलत कुछ दिमाग में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन बोलूंगा नहीं। तो कहानी 2 अनाथ बच्चों से शुरू होती है जिनका नाम है यूनो और आस्था, और इन दोनों को बचपन में ही चर्च में अबैंडन कर दिया गया था। उस चर्च के फादर बाकी ऑर्फेंस के साथ इन दोनों को पालने लग गए, तो ऑब्वियसली ये दोनों गरीब है। और तो और आस्था तो बिना कोई मैजिक पावर के जन्मा है, बहुत ही बड़ी बात है ये। तो ऐसे में वो काइंड ऑफ आउटकास्ट है, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आस्था के पास एक चीज है और वो है सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ। वेट, लेकिन ये मैशले से काइंड ऑफ सिमिलर नहीं हो गया? वेल, भले ही साउंड सिमिलर कर रहा है लेकिन ये 2 एनिमे एक्चुअली में एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और जब आप 2-3 एपिसोड्स देखोगे तो आप भी ये बात समझ पाओगे। सबसे ज्यादा डिफरेंस मैं कहूंगा कि इनके मेन कैरेक्टर्स में ही है। जहां मैश एकदम डम्ब और ताकतवर है, उसके ताकत को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मांगा में किया गया है, मतलब एनिमे अभी तक नहीं हुआ है। वहीं आस्था के साथ ऐसा नहीं है। आस्था की जो यूएसपी है वो है हार नहीं मानना, मतलब ये बंदा हार मानता ही नहीं है चाहे सिचुएशन कैसा भी हो जाए। इस सब के अलावा ब्लैक क्लोवर में टीम स्पिरिट, फ्रेंडशिप, इस तरह के इमोशंस पे भी काफी फोकस करा गया है जो कि अभी तक हमने मैशले में तो नहीं देखा है। अब ब्लैक क्लोवर के जो कुछ इनिशियल एपिसोड्स हैं उसमें आपको आस्था लाउड लग सकता है, देन आपको एपिसोड्स थोड़े स्लो लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये एनीमे एकदम अमेजिंग होता चला जाता है। मतलब वर्थ है जो आप इनिशियली थोड़ा सा झेलोगे उसको। इनफैक्ट जिस तरह से आस्था अपने आप को ट्रेन करेगा, जिस तरह के डिसीजंस वो लेगा, वो जरूर आपको आस्था का फैन बना देगा। खैर, अगर अब हम यूनो की बात करें तो यूनो के पास अच्छा खासा मैजिक पावर है, और ऐसा वैसा मैजिक नहीं, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मना है। मना बोले तो कैपेसिटी ऑफ मैजिक पावर, और यूनो की जो कैपेसिटी है वो रेगुलर लोगों से बहुत ही ज्यादा है। अब क्योंकि यूनो और आस्था साथ में बड़े हुए हैं तो इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। इनफैक्ट इन दोनों को विजर्ड किंग बनना है। तो देख रहा है विनोद कैसे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन एक लक्ष्य के लिए दोनों एक दूसरे से हेल्दी वे में कॉम्पीट करते हैं, जिसके परिणाम अनुसार ये दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं अच्छे सेंस में। लेकिन यहाँ विनोद पूछ रहा है कि ये विजर्ड किंग या फिर मैजिक एम्परर क्या होता है। अरे धैर्य रखो, सब बताता हूँ धीरे धीरे, आराम से वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ हमें क्लोवर किंगडम के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। हम ये भी जान पाते हैं कि क्लोवर किंगडम के जो नेबर्स है वो है हार्ट, स्पेड और डायमंड किंगडम। तो सालों पहले एक ऐसा समय आया था जब इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी खतरे में थी, और ह्यूमंस को बचाने के लिए उस वक्त एक मेज खड़ा हुआ था जो कि ह्यूमंस को बचा भी पाया, और वही बना था पहला विजर्ड किंग और मैजिक एम्परर। तो इसके बाद से एक प्रथा सी बन गई जहां क्लोवर किंगडम में कई विजर्ड किंग आए। कोई एक से पावरफुल होता था, कोई और ज्यादा पावरफुल होता था, लेकिन उन सब का मकसद हमेशा यही होता था कि उन्हें क्लोवर किंगडम को बचाना है। यहाँ के मैजिक सिस्टम में मैजिक नाइट्स भी हैं जो कि काइंड ऑफ सोल्जर्स हैं, और उनका काम है विजर्ड किंग को सपोर्ट करना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैजिक नाइट्स के पास ही बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होते हैं। अब मोस्टली यहाँ एक पैटर्न है जहां रॉयल्स और नोबल्स ही मैजिक नाइट्स बनते हैं, लेकिन हाँ ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट एज आई सेड बिफोर, क्लोवर किंगडम में अगर कोई सबसे पावरफुल है तो वो ऑब्वियसली विजर्ड किंग ही है। तो अब समझे क्यों यूनो और आस्था को विजर्ड किंग बनना है। ऑन ए सीरियस नोट, क्योंकि आस्था और यूनो फोरसेकन रेल्म से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली वहां से मैजिक नाइट्स बहुत कम बनते हैं, तो ये लोग
लोग विजिट किंग बन के इसी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं। मोस्टली आस्था के बारे में बात की जाए तो हाँ, उसका यही सोच है। अब ब्लैक क्लोवर में जिस तरह से मैजिक को दिखाया गया है वो थोड़ा सा अलग है अगर आप इसको हैरी पॉटर या मैशले से कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ हर एक बच्चा जो कि 15 साल का हो जाता है उसे एक मैजिकल ग्रिमोर मिलता है। ग्रिमोर बोले तो एकदम मैजिकल किताब जिसके अंदर पावर्स होती है, और ये ग्रिमोर उस यूजर के साथ अटैच हो जाता है जिससे उस यूजर को और भी पावर्स मिलती है और भी वो बेहतर होगा। मतलब ये जादुई किताब बच्चों को जादू करने में मदद करेगी, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। तो ऑब्वियसली जब आस्था और यूनो भी 15 साल के हुए तो वो लोग भी अपना ग्रिमोर लेने पहुंच गए। तो जब ग्रिमोर को लेने के लिए ग्रिमोर सेरेमनी होता है तो आस्था को कोई ग्रिमोर मिलता ही नहीं। जी हाँ, ऐसा पहले रेयरली कभी हुआ होगा और हम लोग काइंड ऑफ ये एक्सपेक्ट कर लिए थे क्योंकि ऑब्वियसली आस्था के पास मैजिकल पावर्स नहीं है, बट स्टिल ये काफी शॉकिंग इवेंट था। वहीं अगर यूनो की बात की जाए तो उसे एक 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोर मिलता है। ये काफी स्पेशल बात है क्योंकि जो पहला विजिट किंग हुआ था उसे भी 4 लीफ वाला ही ग्रिमोर मिला था, और देख सकते हो कैसे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ 3 लीव्स बेसिकली फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा जो लीफ है वो लक को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 लीफ वाला जो क्लोवर ग्रिमोर है ना, ये बहुत ही रेयरली किसी मेज को मिलता है और यूनो को मिल चुका है। ऐसे भी यूनो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक 5वां लीफ भी होता है जो कि डेविल को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भले ही आस्था को ग्रिमोर नहीं मिला, लेकिन वो और भी ट्रेन करने के लिए फिर से इस सेरेमनी में आने के लिए एकदम से तैयार था। मतलब वो तब तक करते रहता है ऐसा जब तक उसे उसका ग्रिमोर नहीं मिल जाता। ये चीजें तब बदलती है जब एक रेवची नाम का विलन होता है वो यूनो पे अटैक करता है ताकि वो उसका ग्रिमोर चुरा सके। इस सब के बीच में आस्था भी आता है यूनो को बचाने के लिए, और इसी जद्दोजहद में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां डेस्परेशन बहुत हाई था, और ऐसे में आस्था को मिल जाता है उसका ग्रिमोर जो कि था 5 लीफ क्लोवर ग्रिमोर। याद है ना 5वें लीफ का क्या मतलब है? डेविल। अब क्योंकि ग्रिमोर की यहां हम इतनी बात कर रहे हैं तो चलिए मैं उसके आपको प्रॉपर्टीज भी बता देता हूं। तो अगर एक ग्रिमोर किसी मेज से अटैच हो जाता है और वो मेज मारा गया तो उसका ग्रिमोर भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक ग्रिमोर को चुरा भी लिया गया तो भी वो अपने ओनर से ही अटैच्ड होगा और उसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली कोई उसको और अपना नहीं बना सकता है। अब आप बोलोगे तो ऐसे में रेवची ग्रिमोर को चुराने के पीछे क्यों लगा था? अगर एक ग्रिमोर अपने ओनर को लेके लॉयल है तो चुराने का कोई सेंस बन नहीं रहा है। वेल, रेवची एक्चुअली में उससे कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहा था ब्लैक मार्केट वगैरह में बेच के, नॉट एज ए ग्रिमोर बट वी कैन से एज एन ऑब्जेक्ट जिसमें 4 लीफ क्लोवर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आस्था यहाँ रेवची को हराने में सक्सेसफुल हो जाता है विथ हिज न्यू फाउंड टेक्निक। मूविंग ऑन, ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में जो यूजर्स का मैजिक होता है वो सबका बहुत ही अलग अलग तरह का होता है, जैसा हमने मैशले में भी देखा था। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि हैरी पॉटर में यूजुअली एक ही तरह का मैजिक हर कोई सीखता है, किसी का कोई स्पेशल मूव नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो यूनो के पास जो है वो विंड मैजिक है, वहीं किसी के पास फायर हो सकता है, किसी के पास स्टील हो सकता है इत्यादि। अब आप पूछोगे कि ऐसे में आस्था के पास क्या है, क्योंकि भैया मैजिक तो उसके पास नहीं है, ये हम सबको पता है। वेल, आस्था को अपने 5 लीफ क्लोवर ग्रिमोर से एक स्वॉर्ड मिला है जो कि काफी खास है। इस स्वॉर्ड को हम डीमन स्लेयर स्वॉर्ड कह सकते हैं। डीमन स्लेयर रियली? अब इस स्वॉर्ड की खासियत यह है कि इसकी मदद से किसी भी तरह के मैजिक को नलीफाई किया जा सकता है, अब चाहे वो मैजिक बड़ा सा हो या इतू छोटू सा। खैर, तो यहां से आस्था और यूनो दोनों ट्रेन करना शुरू करते हैं। दोनों को क्लोवर मिल चुका है और 6 महीने बाद ये लोग एक एग्जाम देने जाते हैं। किस चीज का एग्जाम? मैजिक नाइट होने का एग्जाम। अब अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैजिक नाइट बेसिकली वो सोल्जर्स होते हैं जो कि विजिट किंग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ बेसिकली मेजेस का 9 स्क्वाड्स है जो कि विजिट किंग के अंदर बैटल करने में एकदम प्रो हैं। हर एक स्क्वाड का अपना कैप्टन है। यूजुअली देश भर में ये स्क्वाड्स बहुत ही अप्रिशिएट किए जाते हैं। वैसे इन स्क्वाड्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, साथ ही विजिट किंग्स पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो तभी होगा जब इस वीडियो पे 20K लाइक्स होंगे। तो जाओ नीचे लाइक कंप्लीट कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में जा ही रहे हो तो डिस्कॉर्ड का लिंक भी होगा, उसे भी चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम होगा, वो भी देख लेना थोड़ा बहुत, और जो भी ज्वाइनिंग का बटन है, कुछ भी है, वो सब दबा दो अगर इंटरेस्टेड हो। कमिंग बैक टू वीडियो, यहाँ जो कुछ स्क्वाड्स होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, द बेस्ट, और उसे देश भर में बहुत प्यार मिलता है। वहीं
कुछ स्क्वाड एकदम वर्स्ट होते हैं और उसको कोई भी ज्वाइन करना नहीं चाहता। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब आस्था का स्क्वाड सिलेक्शन होगा उस टाइम काम आएगा। तो एग्जाम शुरू होता है, यहाँ बेसिक मैजिक वाले टेस्ट शुरू हो जाते हैं जिसमें यूनो एकदम फ्लाइंग कलर से पास होता है, वहीं आस्था बुरी तरह से फेल हो रहा था। लेकिन जब फाइनल बैटल होता है जहां 2 कंटेस्टेंट्स को आपस में भिड़ना था, तो यहाँ इस बैटल को आस्था जीत लेता है। तो जब ये टेस्ट खत्म होता है तो प्रोसीजर ये है कि जो स्क्वाड के कैप्टन्स होते हैं वो चुनते हैं कि वो किस कैंडिडेट को अपने स्क्वाड में लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये जो चुनाव होता है वो उनके टेस्ट परफॉर्मेंस को देख के होता है। अगर आप नहीं चुने गए तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, घर जाइए फिर से प्रिपेयर करके आइए। लेकिन एक ये भी सिचुएशन हो सकता है कि मल्टीपल स्क्वाड कैप्टन्स किसी एक मेंबर को चुनना चाहते हो। ऐसे में ये चॉइस उस मेंबर के पास है कि वो कौन से स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहता है। समझ आ गया ना? बहुत सिंपल है। रोडीज में जैसे होता है ना, आजकल चलता रहता है। रोडीज में बोल दिया भाई, इसके लिए मेरे को मार पड़ता चाहिए, सॉरी रोडीज। खैर, ओवर एक्टिंग को खत्म करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूनो के लिए सभी स्क्वाड कैप्टन्स हाथ उठाते हैं। देख रहे हो कितना ओपी है यूनो। वैसे में यूनो सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड को चुनता है जिसका नाम है गोल्डन डॉन, और यूजुअली इसमें नोबल्स और रॉयल फैमिलीज वाले लोग होते हैं जिनका मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं अगर आस्था की बात की जाए तो आस्था को चुनने के लिए कोई भी स्क्वाड कैप्टन हाथ ही नहीं उठाता। अब आस्था को हम जानते ही है, वो चिल्लाना शुरू करता है कि मैं विजिट किंग बन के रहूंगा, चाहे मैं चुनूं या ना चुनूं, ये वो वगैरह वगैरह बोलता है। तो उसके यही सब बकवास को देखकर यामी उससे काइंड ऑफ इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक बात तो है, आस्था में डेडिकेशन तो है, वो गिव अप नहीं करता है। तो यामी उसे अपने स्क्वाड में चुन लेता है जिसका नाम है ब्लैक बुल्स। अब मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बुल्स वन ऑफ द वर्स्ट स्क्वाड्स है जिसमें कोई नहीं जाना चाहता। बहुत इनफेमस है, खराब है, बट अपने आस्था के पास चॉइस थोड़ी था, एक ही स्क्वाड चुना था, उसी में चला गया वो। तो यहां से अब रियल कहानी शुरू होती है। ये जो मैंने प्रीमिस बताया है, यूनिवर्स को काइंड ऑफ एक्सप्लेन किया है, लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट एंड टर्न आएगी यहीं से आएगी, जहां हम डिफरेंट स्क्वाड के कैप्टन्स को देख पाएंगे, स्क्वाड के मेंबर्स को देख पाएंगे। ब्लैक बुल स्क्वाड को तो बहुत ही क्लोजली देखेंगे, उसके मेंबर्स को देखेंगे जो कि काइंड ऑफ आउटकास्ट है। मजा बहुत है भाई। ब्लैक बुल्स के जो स्क्वाड मेंबर्स है ना, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यामी ने उन्हें हैंड पिक किया है। मतलब उनके जो एबिलिटीज है वो काफी डिफरेंट से हैं। वो लोग आउटकास्ट जैसे हैं, भले ही खराब स्क्वाड है, लेकिन इसके जो मेंबर्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा। अब क्योंकि ये वीडियो एक स्टार्टर पैक है, तो यहां मैं आपको कैनन स्टोरी लाइन से कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगा, और यहां आपको कुछ स्पॉइल हुआ भी नहीं होगा थ्रू आउट द वीडियो। मैं चाहता तो बहुत कुछ स्पॉइल कर सकता था। देखो, पहली बार मैंने बोला स्पॉइलर नहीं होगा और नहीं है वीडियो में, इसके लिए तो लाइक बनता है। लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो है ब्लैक क्लोवर की जिसमें स्पॉइलर नहीं दे रहा, क्योंकि आगे जो भी ब्लैक क्लोवर में वीडियोस आएगी उसमें भर भर के आर्क्स को डिस्कस करेंगे, स्पॉयलर्स को डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर उन वीडियोस को चाहते हो कि तुम देख पाओ, मैं लेकर आऊं चैनल पे 20 के लाइक्स जो मैंने बताया था वो पूरा कर दो। कैसे पूरा होगा? लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, उसको बोलो लाइक करने, फिर उसको बोलो वो अपने दोस्त को शेयर करे, वो लाइक करे, चेन बना दो। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक दो और ज्ञान की बात मैं आपको बता देता हूं। तो फिलहाल जो विजिट किंग है उसका नाम जूलियस है, जो कि दिल का काफी अच्छा है, और वो एक बहुत ही पावरफुल विजिट किंग है। ऑब्वियसली पावरफुल तो होगा ही, विजिट किंग है। कहने का मतलब यह है कि वो डिस्क्रिमिनेट वगैरह ज्यादा नहीं करता। अब यहाँ एक टेरर ग्रुप भी है जिसका नाम है आई ऑफ द मिडनाइट सन, जिनका काम है ह्यूमैनिटी को खत्म करना। हाँ, वही विलेंस का यही काम होता है, वही काम ये भी कर रहे हैं। अब सीरीज में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायमंड, हर्ट और स्पेड किंगडम्स के बारे में भी जान पाएंगे। कुछ बड़े बड़े रहस्य खुलेंगे। मैं कुछ हिंट भी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बोल दिया है कि इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं होगा। ओवरऑल ब्लैक क्लोवर एक काफी इंटरेस्टिंग एनीमे है, तो इसे जरूर देखना। और देख लिए हो और वीडियोस चाहिए तो मैंने बता दिया है क्या करना है। बस इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। यहीं पे वीडियो खत्म हो रहा है, बेल आइकॉन को भी दबा लो, और लोगों से रिकमेंड करो, थोड़ा शेयर वगैरह करो वीडियो को, ताकि रीच बढ़ जाए, यूट्यूब भी अपना थोड़ा इज्जत करना शुरू कर दे। समझ रहे हो? I'll see you guys in the next one. Peace out.